वेलकम टू शेदी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर का सर्कल चैप्टर। इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं आज हम उनको समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उन पे क्वेश्चन करने पर आसानी रहे। उसके बाद मैं न्यू वीडियो में इसके चैप्टर का वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आज मैं पहले इसकी जो थ्योरम्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स हैं। हमने देखा कि जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। और ये अगर इसको आर पार हो जाता है तो ये हमारा डायमीटर हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि अब हम क्या देखेंगे, ये हमारा रेडियस है ना। और सर्कल के अंदर एक ऐसा लाइन जो सेंटर से ना पास हो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड, ठीक है ना। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। और बी सी हमारे पास डायमीटर है, ठीक है ना। और ओ आर ये हमारा है रेडियस। अच्छा, डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर, बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर का नाम इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि वो सेंटर से पास करता है। तो जब सेंटर से पास नहीं करेगा तो फिर वो क्या कहते हैं, डायमीटर नहीं होगा, ओनली कॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी कुछ टर्म्स थी, इसमें हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली थ्योरम से, जो इस चैप्टर की पहली थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबस्टैंडर्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे उनका एंगल भी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये सर्कल है, तो एक कॉर्ड हमारा ये है और एक कॉर्ड हमारा ये है ना। तो जैसे ये ए, ये बी और ये सी, तो सेंटर पे जैसे एक एंगल ये हो गया और एक एंगल हो गया हमारा ये, है ना। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ऐसी, ऐसी मैंने बस बताया आपको। तो मतलब हमारे को इसने बोला कि अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे ना एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसमें ये कहा गया। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि गिवन क्या है अपने पास कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये अपने को गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। और प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाना है। तो प्रूफ हम करते हैं, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए बी और एक ले लेते हैं ओ सी बी, ठीक है ना। एक ट्राइंगल हमने ले लिया ओ ए बी एंड ओ सी बी। तो इसमें देखा कि हमने ए बी किसके इक्वल्स है, सी बी के, ये तो हमें गिवन है ना। अच्छा, यहाँ मैंने डी लिख दिया, ए बी इक्वल्स टू सी बी, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, ओ बी देखो दोनों ट्राइंगल का पार्ट है ना, ये तो कॉमन पार्ट हो गया, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये हमारा हो गया कॉमन। अच्छा, और एक चीज़ क्या होगी, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, बिकॉज ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई। इसका मतलब ट्राई एंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल ओ सी बी बाई एस एस एस, है ना। तो एस 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 से जब इस कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। रीज़न क्या रहेगा इसका, बाई सी पी सी टी, ओके। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी सेकंड वाली थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम में कहता है कि मतलब अगर इसमें देखो इसी का जस्ट ना कन्वर्स है कि अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल होगा। और उसमें कहता है कि अगर कॉर्ड इक्वल है, तो उसमें कहता है कि अगर सेंटर पे एंगल इक्वल है देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो फिर से हम वही एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बस मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे एक ये है कॉर्ड और एक ये है, ठीक है। सेंटर पे एंगल अब की बार इक्वल बनाया है, ठीक है ना। तो जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये ओ था, अब की बार ये एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें कॉर्ड को इक्वल दिखाना है। तो मतलब इसमें क्या रहेगा, टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो फिर से वही ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन से, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ बी
और एक ले लेते हैं ट्राई एंगल COB। ओके, तो अभी इसमें क्या देखा कि हमने सबसे पहले तो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, तो एंगल कौन कौन से इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला। तो इस एंगल का नाम क्या है, BOC इक्वल्स टू एंगल BOA होगा ना इस साइड, सॉरी BOA इक्वल्स टू एंगल BOC है ना, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है ना BOA। तो ये तो हमें गिवन ही है, सबसे पहले ना हम मोस्ट प्रोबेबली गिवन ही लिखते हैं। अब जब ये गिवन लिख दिया हमने, उसके बाद क्या लिखेंगे, OB इक्वल्स टू OB। OB तो हमारा कॉमन है ना। अच्छा, और क्या गिवन है, अच्छा ये रेडियाई है ना, OA इक्वल्स टू OC, ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल हो जाएंगे। इसका मतलब ट्राई एंगल AOB, ज़रूर नहीं है हम इसको प्रूव करते, हम इसको पिछले से ही समझ सकते थे। तो ट्राई एंगल COB के बाई SAS, अब की बार SAS हुआ है ना, क्योंकि दो साइड्स जो लिए ना उसी के बीच का एंगल है ना, तो इसीलिए SAS। तो बाई CPCT AB किसके इक्वल हो जाएगा, ABC के, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट थ्योरम में कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्या है कि अगर कोई सेंटर से आने वाला लाइन परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये एक AB कॉर्ड है, ठीक है ना, तो सेंटर से आने वाली लाइन अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर बनती है, मतलब क्या कि इफ, मतलब ये गिवन है हमें कि OM परपेंडिकुलर AB, देन क्या होगा, प्रूव करना है हमें, क्या, देन प्रूव दैट AM इक्वल्स टू BM, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें ज्वाइन कर लेंगे, इसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि हमने इसे ज्वाइन किया। प्रूफ की इसे ज़रूरत नहीं, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली आता ही नहीं है ये, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ले लेते हैं OAM ट्राई एंगल OAM, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं OBM, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमें क्या परपेंडिकुलर गिवन है, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ही लिखेंगे। एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB, ईच 90, हमें 90 गिवन है ना, ये कि 90 है ये। अच्छा इसका मतलब OM अगर हम देखें दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो OM इक्वल्स टू OM, तो ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया। अच्छा और क्या है, OA किसके इक्वल है, OB के, रेडियाई ऑफ अ सर्कल है ना, तो ये रेडियाई हो गए। इसका मतलब ट्राई एंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल OBM। तो ये किस कैसे हो जाएगा भाई, देखो दो साइड्स तो हैं और एक एंगल है, तो SAS मत लगाना, क्योंकि इसमें राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड लगी। SAS जब लगता है जब दो एंगल्स के बीच का ही, दो साइड्स के बीच का ही एंगल हो। तो ये हमारा हो गया बाई RHS। तो इसका मतलब बाई CPCT AM किसके इक्वल हो जाएगा, बाई CPCT AM हो जाएगा अपना किसके इक्वल, BM के इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अगला थ्योरम इसका जस्ट उल्टा है, इसमें क्या बोला कि अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और अगर एक ऐसा लाइन जो दो पार्ट्स में डिवाइड करे कॉर्ड को तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो बस जस्ट इसका उल्टा ही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये हमें गिवन है ना। तो दोनों ट्रायंगल बाई SSS कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो भाई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इन दोनों का सम है 180। तो जब इक्वल है बाई CPCT की वजह से, और दोनों को जोड़ के आता है 180, और इक्वल भी हैं, तो कितने हुए, 90 हुए, 90 हुए, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर। ये वाला थ्योरम मैंने आपको समझा ही दिया है अभी, कि मतलब अगर एक ऐसा लाइन जो कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही बस बता देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये लिखेंगे कि AB किसके इक्वल है, AM किसके इक्वल है, BM के। अभी ना उसने बोला है कि अगर बाइसेक्ट करे तो OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, और ये कॉमन। तो बाई CPCT दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अभी हमें 90 नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने गोल बनाया है। तो ये दोनों एंगल्स जो है हमारे इक्वल हैं, और इन दोनों का सम बाई लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है तो 180 आएगा। दोनों इक्वल हैं और दोनों को जोड़ के आता है 180, तो दैट मीन्स कितने डिग्री के हुए, ये हुए 90, और 90 का ही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, जैसे कि मतलब मान लीजिए एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं बी, सी और डी, है ना। इक्वल कॉर्ड्स वाला तो याद है ना, पहला थ्योरम भी था। तो अब उसी से रिलेटेड दूसरा थ्योरम भी है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो मतलब ये दोनों जो है ना, सेंटर से इनकी दूरी बराबर होगी। तो अगर हमने देखा कि इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर कॉर्ड इक्वल है तो इनके देन ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के। हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला कि अगर कॉर्ड इक्वल है, तो एक तो हमें वाला माइंड में आ जाना चाहिए कि कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाते हैं वो दोनों, है ना। और एक और प्रॉपर्टी निकल कर आई है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। क्लियर है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर करना चाहें एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ओ ए ओ सी के इक्वल है और ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी, उनके हाफ इक्वल्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम, ओ एम और ओ एन को तो इक्वल दिखाना है ना। और इसके बाद हम ले लेंगे एक और चीज़, हमें क्या लेनी चाहिए कि ये जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंट, हाँ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो हमें डिस्टेंस नापना है तो अभी हम क्या लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हम कभी भी नापते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट नापते हैं ना, परपेंडिकुलर, तो इसलिए बाई आर एच एस से इक्वल हो जाए। अच्छा, इसका उल्टा क्या रहेगा कि क्योंकि इसने बांटा है परपेंडिकुलर, हाफ किया है, तो ये मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस को मिला के एक वर्ड बनाया गया है, इक्वी डिस्टेंट। अच्छा, कॉर्ड इक्वल तो सेंटर से दूरी बराबर, और अगर सेंटर से दूरी बराबर तो मतलब कॉर्ड्स आर इक्वल। अगला थ्योरम क्योंकि यही है कि अगर कोई दो ऐसे कॉर्ड हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं, तो अगर कोई दो कॉर्ड हैं, एक ये, अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो ये क्या होगा, कॉर्ड्स इक्वल होंगे। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पूरा बना लेते हैं। तो ये ओ, ये एम, ये एन, कि अगर इफ, इसमें क्या गिवन है कि इफ ओ एम इक्वल्स टू ओ एन देन कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये इसका उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट प्रोबेबली यही आती है प्रूव करने के लिए। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब ये कहता है कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल की कोई आर्क है, इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया और जो सर्कल पे बनाया, मतलब देखो ना, इसी ए और बी आर्क से मैंने सेंटर पे बनाया और ए और बी आर्क से सर्कल पे बनाया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से डबल है। ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर पे एंगल बन गया यहाँ जितना भी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी मिलाओ उसका डबल होगा। मान लो यहाँ मिला देता हूँ ए, लेकिन मिलाना ए और बी सही है, तो अगर ये x है तो ये 2x ही होगा। अच्छा, एक और पार्ट ले लेते हैं। अगर मान लो आर्क बिल्कुल सीधी हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, है ना, तो यहाँ 180 का हुआ, अब इधर कहीं भी मिलाओगे तो वो 90 ही होगा, ठीक है ना। तो थ्योरम हमारी यही कहती है। तो चलिए मैं इसका एक साफ सा डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें यही शो करना है कि एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी जो है ना, एंगल ए ओ बी वो ट्वाइस है एंगल ए सी बी के, ठीक है ना। तो इसमें हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि हम इसको प्रूव कर सकें। तो देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन है। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये टू प्रूव है, मैं लिखना भूल गया था, चलो इधर लिख देते हैं, टू प्रूव। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सी पी पासिस थ्रू सेंटर। क्या करेंगे, ड्रॉ सी पी passes through the center, passes through O लिख लेते हैं, passes through the O। तो ये द O अच्छा नहीं लग रहा, passes through O लिख देते हैं बस, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है सी पी जो कि O से पास हो रही है। अच्छा, इस एंगल को नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4, ठीक है ना।
अब हम लेंगे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में पहले सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा, ओ ए सी, ठीक है ना, ओ ए सी ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए सी, है ना। अगर ओ ए सी की बात करें तो ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के। तो इसका मतलब ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है कि उसके दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखना भूल गया कि यहाँ पर हम एंगल 5 लेंगे और यहाँ पर एंगल लेंगे 6। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। यहाँ लिखना ज़रूरी रहेगा भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अच्छा, एक चीज़ इसी तरह से अगर आप देखें 2 और 6 भी इक्वल होंगे, है ना। अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि एन एक्सटीरियर एंगल, तो आपको याद होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ओ ए सी में एंगल 3 एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर जो है 1 और +5 के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि ये कौन सी थ्योरम है। तो चलिए लिख देते हैं इसको, पहले इसको रब कर देते हैं पहले, कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल 3 है वो एंगल 1 प्लस एंगल 5 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 5 की जगह से हम वापस से एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 लिखा है ना, तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल 1। सिमिलरली एंगल 3 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो अगर हम इनके नाम में लिखें तो एंगल 3 का नाम है एंगल ए ओ पी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ, यही आ जाएगा ना। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो हमने क्या देखा कि ये वाला एंगल इसका डबल आ चुका है। तो सिमिलरली पूरा दोबारा करके दिखाने का जरूरत नहीं है, एंगल 4 इस 2 के डबल आ जाएगा। और 4 पे कौन सा एंगल बन रहा है, बी ओ पी, और 2 पे कौन सा एंगल बन रहा है, बी ओ सी। यानी कि एंगल बी ओ पी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ, ठीक है ना, ये समझ गए। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड। तो एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में तो AOP और BOP आ जाएगा, यानी कि एंगल AOP प्लस एंगल BOP, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACO प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BCO। ओके। अच्छा, AOP और BOP जुड़ के, AOP और BOP जुड़ के तो शायद AOB बन जाएगा, तो एंगल AOB लिख देते इधर। इधर से 2 कॉमन लेने का, और 2 के बाद अपने पास क्या बचेगा, एंगल ACO प्लस एंगल BCO। ओके। तो एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल, इन दोनों को जोड़ के कौन सा एंगल मिलेगा, पूरा एंगल C, यानी कि C का पूरा नाम है एंगल ACB। तो आपको ये समझ आई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम में आ सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आगे की थ्योरम्स भी इसी पर बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम कहती है एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर एक सर्कल है, तो जैसे कोई ये एक आर्क है, तो आर्क के 2 पार्ट हो गए ना, एक छोटा पार्ट ये वाला, वो एक बड़ा है और एक छोटा। तो आप बड़े पार्ट में कितने भी ट्राइंगल बनाएं A और B से, वो सारे के सारे इक्वल होंगे। जैसे एक इधर बन गया है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, A और B से ही बने। तो इस पार्ट में एक और बना दो तो ये भी इक्वल होगा, ये यहाँ बना दो ये भी इक्वल होगा, ये सारे के सारे एंगल्स यहाँ बना दो, A और B से ही जितने भी बनेंगे सारे के सारे इक्वल होंगे। क्लियर है, हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखते हैं कि अभी हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड। मतलब अगर सेंटर A और B से जो भी सेंटर पर एंगल बनेगा वो सर्कल पर बनने के डबल होगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल। अब इस A और B वाले पोर्शन से इस तरफ कोई भी एंगल बना दो, वो सारा का सारा इस O वाले का, O वाला उससे डबल होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ, तो मैंने A और B से एक एंगल बना दिया यहाँ पे, है ना। तो ये अगर x है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2x। अब मैं एक यहाँ बना देता हूँ A और B से,
तो अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा x। तो इससे ये पता चलता है कि वही वाली जो थ्योरम है हमारी बेसिक थ्योरम जो हमने अभी पिछली थ्योरम प्रूव की है, तो उसी से ही ये हमारा हो जाएगा। एक और थ्योरम है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो देखो अगर a और b एक डायमीटर बन जाए तो a और b क्या बन गया, डायमीटर। तो मतलब ये वाला एंगल तो कितना हो जाएगा, 180। अब इस पोर्शन में आप किधर भी मिला दो, यहाँ मिला दो तो 180 का हाफ उसी थ्योरम से 90, यहाँ से मिला दो यहाँ भी 90, सब जगह 90 ही रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कहती है वो। नेक्स्ट थ्योरम कहती है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 होता है, ये हमें देखना है। तो मतलब अगर जैसे हमारा ये सर्कल है, कैसा सर्कल बन रहा है, जैसा ये सर्कल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसे, पहले उसे समझ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसके चारों के चारों वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के ऊपर हो, बाहर ना हो ना ही अंदर हो। जैसे थोड़ा सा बाहर निकल गया ना, बाहर नहीं होगा वो अंदर ही होगा, बट मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो मतलब मुद्दा यही है कि उसके चारों के चारों वर्टेक्स जो है सर्कल की सरकमफेरेंस पर होने चाहिए। तो ऐसे वाले का जो ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो मतलब ये वाला B और D 180 होगा, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू होगा 180, और C और ये वाला D इन दोनों का सम भी, और A और C भी 180 होगा। तो मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर नाम आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या माना जाएगा, 180। और अगर वो 180 आता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल का सम आ जाए 180, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि ये वाली थ्योरम है कि अगर ऑपोजिट एंगल का सम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 आता है, तो वो एक साइक्लिक है। तो जैसे कि स्क्वायर भी एक साइक्लिक कहलाएगा, रेक्टेंगल भी एक साइक्लिक कहलाएगा, रोम्बस में ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 नहीं होता है, और पैरेललोग्राम में भी 180 नहीं होता, तो वो सब साइक्लिक नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके ऑपोजिट एंगल का सम आ जाए 180 तो वो साइक्लिक कहलाएंगे। क्लियर है। तो ये सारी हमने थ्योरम्स इसमें अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, थ्योरम में एक और पोर्शन आ जाता है कि जैसे कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जैसे हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, ये साइक्लिक हो नहीं पाया है, चलो अब हो गया है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल वो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं उसका कंक्लूजन लिख देता हूँ, 1 मिनट वेट करो। हाँ, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब अगर ये वाला जो एंगल होगा ना x, तो इसका ऑपोजिट, इसके इंटीरियर के ऑपोजिट वाला जो होगा वो भी x ही होगा, याद रखेंगे। ठीक है ना। ये भी एक थ्योरम है। ये कैसे होगा भाई, देखो मान लेते हैं ये हमारा है इन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाला हमारे पास x है, इसको ले लेते हैं y, ठीक है, और इसको ले लेते हैं z। तो जनरली हमारा x और z इक्वल आना चाहिए। अब एक बात बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, यानी कि y प्लस z इज इक्वल टू 180, और लीनियर पेयर से x प्लस z इज ऑल्सो 180। क्यों भाई, x प्लस z इज ऑल्सो 180, x प्लस z नहीं, x प्लस y, सॉरी, क्योंकि y है ना लीनियर पेयर में। तो ये वाला जो है हमारा लीनियर पेयर वाला, ये लीनियर पेयर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 180। तो दोनों 180 के इक्वल है, तो हमने यूक्लिड ने कहा था थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन, और इक्वल मतलब आपस में वो इक्वल होंगी, यानी कि इक्वल टू वन अनदर। y प्लस जी किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई के, y कट गए और z इज इक्वल टू आ गया x। तो यानी कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्लियर है। कैसी लगी ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।